नमस्कार, मैं डॉक्टर शिशिर उपाध्याय। आज बहुत संवेदनशील विषय पर हम चर्चा करेंगे। हमारी कोशिश दर्शकों के साथ साथ पूरी दुनिया में जो ये प्रोग्राम देख रहे हैं उनसे ये अपील होगी एशियन की तरफ से कि कम से कम यदि आपके आसपास, आपके पड़ोस में, मोहल्ले में, आपके एरिया में कोई भी ऐसा बच्चा जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारियां करता है और रिजल्ट आता है, उसके पहले उन बच्चों के साथ जुड़ें, उन बच्चों के साथ मिलें, उनसे बात करें। ज़िंदगी बहुत महत्वपूर्ण है, ज़िंदगी अमूल्य है। सफलता असफलता एक दूसरे के पूरक होते हैं। कहीं ना कहीं असफलता के बाद सफलता मिलती है। और ज़िंदगी में सारे बच्चे आईएएस नहीं बन सकते, सारे बच्चे आईपीएस नहीं बन सकते, सारे बच्चे नेता नहीं बन सकते, सब इंजीनियर और डॉक्टर नहीं बन सकते। सबकी अपनी अपनी कहीं ना कहीं जगह तय है। लेकिन हम सामाजिक दबाव बनाते हैं, हम अपने बच्चों पर दबाव बनाते हैं और वो दबाव ये होता है, अरे पड़ोस वाले का बच्चा ऐसा था और उस बच्चे ने देखो टॉप कर लिया, तुम नहीं कर पाए। कहीं ना कहीं यह वजह है, पूरे देश में इस समय भारत सरकार चिंतित है, पूरा समाज चिंतित है कि जिस तरीके से बच्चे रिजल्ट आने के बाद सुसाइड कर रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं, डिप्रेशन में जा रहे हैं, उसको रोकने की जिम्मेदारी सरकारों की नहीं है, समाज की है, हमारी और आपकी है। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। पूरे भारत में छात्रों की आत्महत्या के मामलों में उछाल पर एक गंभीर स्तर पर यह मामला पहुंच गया है। पिछले साल महाराष्ट्र में 1764 मामले दर्ज किए गए। उसके बाद तमिलनाडु में 1416 बच्चों ने आत्महत्या की, मध्य प्रदेश में 1340 बच्चों ने आत्महत्या की, उत्तर प्रदेश में 1060 बच्चे, झारखंड में 824 बच्चों ने आत्महत्या की। पिछले एक दशक में 24 वर्ष तक की आयु के वाले छात्रों ने आत्महत्या की संख्या 6654 से बढ़कर 13044 हो गई है। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग की रिपोर्ट के अनुसार पिछले 5 वर्षों में 122 मेडिकल छात्रों ने आत्महत्या कर ली है, 1270 ने पढ़ाई छोड़ दी है। सुप्रीम कोर्ट ने छात्रों की आत्महत्या की घटनाओं पर नकेल कसने और मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दे पर समाधान करने के लिए एक तंत्र बनाने पर जोर देते हुए राष्ट्रीय टास्क फोर्स के गठन का भी सुझाव दिया है। लेकिन आंकड़ों में कमी नहीं आई है। आज हम छात्रों में आत्महत्या के बढ़ते मामलों के मसले पर विचार विमर्श करेंगे और इन पर नकेल कैसे कसी जाए, कैसे इसको रोका जाए, क्या जतन किया जाए, इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। आइए हम इस मुद्दे पर चर्चा के दौरान हमारे साथ जो पैनलिस्ट शामिल हैं उनसे आपका परिचय कराते हैं। हमारे साथ डॉक्टर गार्गी पांडे जी हैं स्टूडियो में, आपका बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब। इसी के साथ हमारे साथ इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए काउंसलर, कैरियर काउंसलर के रूप में नागेंद्र दुबे जी हैं। नागेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर वर्षा वरवंडकर जी हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है वर्षा जी। आप भी हमारे साथ, हमारे जो खासकर ऐसे बच्चे हैं उन पर हम लोग चर्चा करेंगे। आप तीनों का, अतिथियों का बहुत बहुत स्वागत है। और डॉक्टर वर्षा के पास मैं सबसे पहले आना चाहता हूं। वर्षा जी, मैं पिछले लंबे समय से इस मुद्दे पर हर साल मई के मैं कई कार्यक्रम करता हूं और देश भर में अभियान चलाने की कोशिश करता हूं। मैं कॉलेजों में भी जाता हूं, बच्चों के जो रिजल्ट्स आते हैं उन पर भी चर्चा करता हूं। मुझे लगता है कि ये मेरा अपना नैतिक दायित्व है। मैं चूंकि चैनल में बैठा हूं तो मेरी कोशिश है कि चैनल के माध्यम से लाखों लोगों तक ये बात पहुंचे। कैसे बच्चे जिस तरीके से सुसाइड, मैंने जो आंकड़े आपको बताए हैं, क्या लगता है आपको कि कैसे इनको रोका जा सकता है? को अपने बच्चों को सफलता के साथ असफलता लेना भी सिखाना होगा। हमारे स्कूल्स, हमारे कोचिंग सेंटर्स, हमारे पालक, अभिभावक बच्चों को सिर्फ सफल हो, सफल हो, सफल हो, जेई कर रहे हो तो आईआईटी में ही जाना है, नीट करना हो तो आपको एमबीबीएस ही करना है। तो सबसे पहले बच्चों को ये बताना पड़ेगा कि सफलता के लिए मेहनत करना आपका काम है। अगर आपके पास अगर एक प्लान सक्सेसफुल नहीं हो पाया तो आपके पास दूसरे प्लान्स भी अवेलेबल है। और चूंकि मैं एक मनोवैज्ञानिक हूँ, साथ साथ में करियर काउंसलर भी हूँ, तो हमारे पास बहुत सारे करियर विकल्पों की जानकारी ही नहीं है। जब हमारे पास सीमित जानकारी होती है तो फिर हम बच्चों पे प्रेशर डालते हैं। तो सब बच्चों को आप ये बताइए कि जिंदगी की ये सिर्फ एक परीक्षा है, ये एक सिर्फ घटना है, या आपकी पूरी जिंदगी नहीं है। और ये कोई घटना आपको डिफाइन नहीं करती है कि आप इसके बाद सक्सेस होंगे या नहीं होंगे। और ऐसे लोगों के उदाहरण बताइए जिन्होंने असफल होने के बाद फिर सफल हुए हैं। हमारे पास ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो असफल रहे, सेकंड डिवीजन में आए, लेकिन बाद में वो कलेक्टर बन गए। बाद में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम हमारे पास सबसे बड़ा उदाहरण है कि वो बनना कुछ चाहते थे, वो बन कुछ गए। तो ये ड्यूटी एक, जैसे एक कहावत है
कि टेक्स अ विलेज टू रेज अ चाइल्ड। एक बच्चे को पालने के लिए पूरा एक गांव लगता है, वैसे ही एक बच्चे की काउंसलिंग करने के लिए भी माता पिता, अभिभावक, टीचर्स, पास पड़ोसी, रिश्तेदारों, सबको ये बच्चों को बताना है कि ये एक चुनौती है। आपने परीक्षा दी है, अगर आपके, और मैं हमेशा बोलती हूँ परीक्षा का मतलब क्या हुआ, पर धन इच्छा, दूसरे की इच्छा, आपकी इच्छा नहीं है। साल भर पढ़ाता कोई है, पेपर कोई और बनाता है, चेक कोई और करता है ना, तो आपकी इच्छा तो है ही नहीं। तो आप बच्चे को पहले से अगर उसकी कंडीशनिंग इस तरीके से करते हैं कि अगर 4 से 5% मार्क्स आपके कम भी आते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर हमने बच्चों को इस चीज के लिए प्रिपेयर कर दिया कि ठीक है ये एक चरण है, इस चरण में आप पास नहीं हो पाए तो हमारे पास दूसरे ऑप्शंस भी अवेलेबल है। लेकिन हम माता पिता क्या करते हैं, हम टीचर्स क्या करते हैं, बच्चे पे बहुत प्रेशर करते हैं। अभी मैं माध्यमिक शिक्षा मंडल की हेल्पलाइन में हूँ, तो मैं देख रही हूँ CBSE के मेरे पास फोन आते हैं। बच्चा इसलिए परेशान नहीं है कि उसके मार्क्स कम आए हैं, बच्चा इसलिए परेशान है कि मम्मी पापा क्या बोलेंगे या मेरे पास। तो ये जो मम्मी पापा क्या बोलेंगे, उस चीज को हमको एड्रेस करने की जरूरत है। और माता पिता को ये बताना है कि हमारे पास ऑप्शंस हैं। अगर आप सोचें, अगर समझें, बहुत सारी राहें हैं। प्लान है, प्लान बी के साथ साथ मेरे पास प्लान ए से लेकर प्लान जेड तक मेरे पास 26 प्लान होते हैं बच्चे के लिए। तो आप बच्चे की योग्यता के हिसाब से उसकी करियर प्लानिंग कराइए, और किसी भी एक करियर के लिए उसको स्टिक मत करिए कि नहीं तुमको ये बनना ही है। बिल्कुल बिल्कुल क्योंकि वर्षा जी, जी मैं वर्षा जी आपके पास आऊँगा। मेरे साथ मैं गार्गी पांडे जी के पास आऊँ, उसके पहले हमारे साथ करियर काउंसलर डॉक्टर नागेंद्र दुबे जी हैं। नागेंद्र जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आपने अभी बात सुनी वर्षा जी की, वर्षा जी ने बड़ी प्रैक्टिकली बात की, और मैं ये कहता आया हूँ कि हमारे पास ऑप्शंस की कमी नहीं है, बस बच्चे को ये बताना होगा। मैं ये टारगेट कर लेता हूँ कि नहीं IAS ही बनना है तुमको। तो क्या आप जब बच्चों से बात करते हैं, कैसे बच्चों को माता पिता और समाज अगर उनको इस तरीके से मोटिवेट करें कि आपका यह आखिरी नहीं है, जैसा कि AP अब्दुल कलाम साहब की बात बताई मैडम ने, वर्षा जी ने, इसी तरीके से कई IAS अधिकारियों के मैंने इंटरव्यू लिए हैं जो 10th में 12th में फेल हो गए और उसके बाद उन्होंने इंडिया में टॉप किया, UPSC में टॉप किया उन्होंने। तो कभी अंत नहीं होता है इसका। नागेंद्र जी क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों से और जो प्रोग्राम देख रहे हैं हमारे बच्चे? देखिए सुशील जी, ये जो जिसको हम समस्या कह रहे हैं, पहली बात तो इसे हम एक सामाजिक समस्या के रूप में लें जी, और सरकार की भी ये समस्या है, समाज की उससे बड़ी समस्या। जी, मैं ऐसा मानता हूं कि जो वर्तमान एजुकेशन सिस्टम है, क्योंकि 25-30 साल गुजारने के बाद, जी, और जो मुझे जानते हैं, बहुत डीपली मैं काम किया हूँ, कम से कम 400 स्कूलों के डायरेक्ट जाके मैं बच्चों से बातचीत किया हूँ। जी, पिछले 2-3 सालों से मुझे ये सब लगने लगा कि जो हो रहा है जी, इसके लिए कुछ और चाहिए, वो समस्या का समाधान नहीं जो वर्तमान में हम खोज रहे हैं। जी, हमारी एजुकेशन सिस्टम जिस दिन, पहले दिन हाँ, बच्चा स्कूल में जाता है, जी, उस दिन से उन माँ बाप के द्वारा प्रेशर करना शुरू कर दिया जाता है जो खुद कुछ नहीं। बिल्कुल, आज के तारीख में मैं आपको बहुत जिम्मेदारी से बोलता हूँ, जी, करियर काउंसलिंग या बच्चे की काउंसलिंग से बहुत ज्यादा जरूरी है कि पालकों की काउंसलिंग। जी, उनको ये पता होना चाहिए कि उनके जीवन में उन्होंने क्या अचीव किया है, जी, जो अपने बच्चों से अचीव कराना चाहते हैं, जी, या आज वो कहाँ जाना चाहते हैं। जी, हर एक बच्चा को जब तक एक करियर पाथ जिसको बोलते हैं, जी, करियर पाथ के बारे में उसको किस तरह से, मैं जब काउंसलिंग का काम करता था जी, तो मैं ये मानता था कि करियर काउंसलिंग और सब्जेक्ट काउंसलिंग दोनों अलग अलग है। जी, मैं 2 पार्ट में विभक्त करके इसको करता था, जी, करियर काउंसलिंग और सब्जेक्ट काउंसलिंग। जी, जिस तरह से एजुकेशन का एक सिस्टम तैयार किया गया है, जी, ये धीरे धीरे जो आप समस्या सोसाइटी की, हम मनुष्य को, एक बच्चों को किसी तरह का एक दौड़ में लगा देते हैं, पहले क्लास से लेके, और जब तक वो जीवित रहता है तब तक दौड़ता है। ये सिस्टम का ही दोष है, इसमें समाज को हस्तक्षेप करना पड़ेगा। आप जैसे जागरूक लोग जो पत्रकार हैं, जिसमें चर्चा करना पसंद करते हैं, उस तरह से चर्चा करना पड़ेगा, और समाज को और एजुकेशन सिस्टम बनाने वालों को सोचना पड़ेगा कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। आज के तारीख में देखिए कितनी बड़ी बेरोजगारी है। हम सर्टिफिकेट के लिए जिस दिन जब तक बच्चों को पढ़ाते रहेंगे, उनके जीवन में कोई जीवन नहीं है, उनके जीवन का अर्थ क्या है उनको नहीं पता,
माँ बाप को अच्छे से ये सारी चीजों को नहीं पता, माँ बाप के पास कोई समय नहीं है बच्चों को देने के लिए। अगर आज के तारीख में आप देखें 5 लोग घर में बैठे हैं तो पांचों की अपनी अपनी दुनिया है। जिस तरह से आने वाली जो ये सोशल मीडिया का दौर है, जो खतरा हमारे सामने है, तो ये जो आप अभी ये बच्चे जो एक कक्षा से दूसरी कक्षा में नहीं जा पा रहे हैं, तब सुसाइड करने के लिए अगर सोच रहे हैं, तो सोचिए हम कैसे समाज का निर्माण कर रहे हैं, जो आने वाले जीवन की जो समस्याएं उसको कैसे झेलेंगे। तो ये एक बड़ी जिम्मेदारी है कि एजुकेशन से जुड़े हुए लोग, समाज से जुड़े हुए लोग, ये सभी सरकार से जुड़े हुए लोग, सरकार के प्रशासनिक अधिकारी, ये सब मिल बैठ के, जो कि एक बहुत बड़ी आशा की बात यह है कि नया एजुकेशन सिस्टम जो 2020 से जो लागू हुआ है, बहुत सारी इन बातों को, जिनको मैंने अभी अपने बातचीत में रखा, इन सारी बातचीतों को रखा गया है। लेकिन दुर्भाग्य का विषय कि आज भी अगर स्कूल मैनेजमेंट से पूछिए या टीचरों से पूछिए कि नया एजुकेशन पॉलिसी को आपने पढ़ा है या उनको देखा है या उसको कुछ लागू करने के लिए, देखिए नई एजुकेशन पॉलिसी सिर्फ शासन प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं है, ये स्कूलों की भी जिम्मेदारी है। जो टीचर है उनको भी पता होना चाहिए कि हमें क्या पढ़ना पढ़ाना है। तो सिर्फ एक मूलभूत बदलाव की आवश्यकता है कि समाज को एक नए ढंग से गढ़ना पड़ेगा। हमारे पारिवारिक जो वैल्यू है, माँ बाप का रोल, भाई बहन का रोल, जिस तरह से एक, और हम लोग जितना आज के डेट में सूचना हमारे आपके पास नहीं है, उससे अधिक सूचना एक बच्चे के पास है, उससे आप किस रूप से काउंसलिंग करेंगे, चाहे वो आप माँ बाप हो चाहे काउंसलर। आज के तारीख में हर एक नई प्रकार की समस्या आ रही है, उसका समाधान भी थोड़ा कुछ अलग और नया ही खोजना पड़ेगा। तब जिसकी आप बात कर रहे हैं, जो जैसे इसका बहुत सारा मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ता है, बहुत सारा फिजिकल भी होता है कि बच्चे किसको झेल पाते, ये एक ही तरह का इसका समाधान नहीं हो सकता है। इसमें 2-4-6, क्योंकि अभी इसमें समय का उतना नहीं रहता कि हम सारे पहलुओं पे ध्यान दें, लेकिन आत्महत्या करने का ये जो रीजन है, ये बहुत सारे इसमें रीजन है, जिसको सभी पहलुओं पर विस्तार से ध्यान देना पड़ेगा। और जैसे मैंने कहा, समाज हो, सरकार हो, प्रशासनिक अधिकारी हो, राजनेता हो, ये सभी को मिल के कोई ऐसा काम करना पड़ेगा, ये तब जाके समस्या का समाधान स्पष्ट रूप से आप। ओके नागेंद्र जी, आप बने रहिए। मैं डॉक्टर गार्गी पांडे जी के पास आना चाहता हूं। डॉक्टर साहब, चूंकि आपने अभी डॉक्टर वर्षा जी की बात सुनी और बड़ी प्रैक्टिकल बात करी, नागेंद्र दुबे जी ने बहुत प्रैक्टिकल बात की, ये हमारे आपके बीच की बात है। हम समाज और सब, अगर सरकारों पे डिपेंडेंसी नहीं है, क्योंकि आप सामाजिक क्षेत्र में कार्य करती हैं, आपको क्या लगता है कि क्या वजह है? मैं एक बार कोटा गया, कोटा में कोचिंग इंस्टीट्यूट चलते हैं और वहाँ मेडिकल की पढ़ाई कराई जाती है। वहाँ के बच्चों को मैंने, वो जो अभी डॉक्टर नागेंद्र दुबे जी ने कहा, मतलब वो बच्चे, एक दुनिया उनकी ख़त्म हो चुकी थी, उजड़ चुकी थी, वो सिवाय किताबों के अलावा उनके पास दुनिया का कोई दूसरा वो नहीं था, और उसी में वो डिप्रेस हो जाते हैं, सुसाइड कर लेते हैं। तो क्या आपको लगता है इसको रोकने के लिए क्या किया जा सकता है? हमारे दर्शक, पेरेंट्स और छात्र सब आपको देख रहे हैं, आप क्या कहना चाहेंगी? तो मैं ये कहना चाहूँगी कि जैसे सर ने कहा कि पेरेंट्स की काउंसलिंग की हमको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्या है, हम सोसाइटी प्रेशर में बैठे हुए हैं ना, हमको ऐसा लगता है कि हमारा बच्चा क्यों पीछे रहेगा। हम सभी माँ बाप यही चाहते हैं कि हमारा बेटा या तो डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, क्रिकेटर बन जाए, IAS बन जाए। तो ये तो पॉसिबल नहीं है। हर बच्चे की अपनी एक क्वालिटी होती है, हर बच्चे का एक अपना एरिया होता है जो वो खुद सेलेक्ट करता है। पर कई बार क्या था, जैसे कोटा जैसे इंस्टीट्यूट है आपको, जहाँ पे मिलेंगे बच्चे वो पेरेंट्स प्रेशर पे स्टडी कर रहे हैं, उनका कोई सेल्फ, वहाँ पे कोई अपनी लाइफ नहीं है या कोई सेल्फ डिसीजन नहीं है, वो खुद के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, वो खुद के लिए MBBS नहीं कर रहे हैं, वो खुद के लिए JEE की तैयारी नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ माता पिता। और ये वो माता पिता हैं जो अपने बच्चों को वाकई में सुसाइड की तरफ ढकेलते हैं, और कहीं ना कहीं उनके सुसाइड की जो कंडीशंस आती है उसके भी जिम्मेदार यही माता पिता हैं। देखिए, बच्चे उस पौधे के समान होते हैं जिसमें अपने आप पत्तियाँ आती हैं, धूप, बारिश और तूफान सहने की शक्ति उसमें खुद बनती है। और माता पिता क्या चाहते हैं कि हम उनको एक्स्ट्रा पैम्परिंग करके, एक्स्ट्रा ध्यान दे के, अपनी मनचाही जगह पर हम उसको उखाड़ के, उनके जड़ से उखाड़ कर उनको अपनी जगह पे लगा लें। तो वैसा पौधा कभी नहीं बढ़ता है, बच्चे भी वैसे हैं। अगर हमको सुसाइडल कंडीशंस अपने बच्चों की रोकनी है तो सबसे पहली बात है कि सफलता और असफलता दोनों हमको सिखाना पड़ेगा। हम अगर लगातार दौड़ते हैं तो कहीं ना कहीं तो हम गिरेंगे ना, तो गिर के फिर हमको उठना, ये सिखाना है कि हम गिर गए
तो वहाँ पे हमको ज़मीन पे लौट के रोना नहीं है, अपने आप को छोड़ना नहीं है। बच्चों को कहानियों के माध्यम से सिखाना पड़ेगा कि आपकी जो ये लाइफ है वो बहुत वैल्यूबल है, कि आपको ईश्वर ने ये लाइफ दी है, आपको जो अच्छा लगता है, जिस पे आप एक अच्छी लाइफ स्पेंड कर सकते हैं, एक अच्छे इंसान। सबसे पहली बात तो क्या, हमारी सोसाइटी किसी इंसान के अच्छे बनने पे जोर नहीं देती, वो उसके एकेडमिक पे जोर देती है। तो माता पिता सोसाइटी का जो प्रेशर बच्चों पे आ रहा है ना, वो कहीं ना कहीं हमको रोकना होगा। जी डॉक्टर साहब, जैसा अभी डॉक्टर वर्षा जी ने कहा था कि यह सामाजिक दायित्व है और हम अपनी इच्छाएं, जैसा नागेंद्र जी ने भी कहा कि हम अपनी इच्छाएं थोप देते हैं बच्चे पर, बच्चा मानसिक रूप से वो नहीं करता है। तो क्या इसके लिए सामाजिक दबाव के साथ साथ स्कूलों में भी स्टार्टिंग से ही एक, पहले मैंने देखा है कि एक पीटीआई स्कूल, ये आपके क्रीड़ा के शिक्षक हुआ करते थे, पीटीआई बोला करते थे उनको, जो खेल कूद कराया करते थे, और बच्चा मानसिक दबाव में जब रहता था तो स्कूल में जब खेलने जाता था तो वो उसका दबाव निकल जाता था। लेकिन आजकल वो पद खत्म कर दिया गया जैसा लगता है कि वो नहीं होता है, बच्चों पे इसका समय ही नहीं उनके पास। तो क्या आपको लगता है कि इस पर भी जोर देना चाहिए? जी गार्गी जी, आपसे बात कर रहा हूँ जी। मैं सर ये कहूँगी कि वाकई में फिजिकल एजुकेशन की बहुत नीड होती है, क्योंकि जब आप फिजिकली एक्टिव होते हैं तो आप मेंटली भी बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं। उस टाइम आपको ऐसा रहता है कि आपके सारे स्ट्रेस, सारे हार्मोन्स जो है, मतलब स्ट्रेस का जो आपका हार्मोन्स है वो पूरा डाउन हो गया, आपके अंदर बहुत ज़्यादा गुड हार्मोन्स रिलीज होने शुरू होते हैं, क्योंकि आप अपना फेवरेट वर्क कर रहे हो। तो ये उन्होंने जो स्कूलों में बहुत कम देखने के लिए मिलता है, क्योंकि वो टाइम उन्होंने सिर्फ एकेडमिक में डाल दिया है कि भाई आप एकेडमिक में रहेंगे उस टाइम पे। और खास करके जो प्राइवेट सेक्टर्स के स्कूल हैं तो वहाँ पे तो बिल्कुल स्पोर्ट्स को या स्पोर्ट्स टीचर जो है उनको सिर्फ नाम के लिए रखा गया है, बच्चों को कोई एक्टिविटीज़ इसमें नहीं कराई जाती है। तो ये गलत है। आप बच्चे को खेलने दीजिए। कुछ समय पहले, आज से 20 साल पहले चले जाएं हम, तो उस समय बच्चे मैदान में आपस में खेलते थे। क्यों? उस समय भी आईएएस होते थे, एमबीबीएस डॉक्टर्स होते थे, एमएस होते थे, बहुत कुछ होते थे, तो सभी वही बच्चे बनते थे ना, कोई प्रेशर तो नहीं होता था उनके ऊपर। तो जो जैसा हमारा कुछ रूटीन जो हमारा जो चला आ रहा था ना, जो पहले हम एजुकेशन में दे रहे थे, वो हमको करंट टाइम पे फिर से वापस लेके आना चाहिए। क्योंकि नवाचार करने के कारण ना हमने बहुत सारे एजुकेशन में जो बदलाव किए हैं, वो प्रेशर देता है हमारे बच्चों को, और पेरेंट्स को भी एक उन्होंने एक प्रेशर दे के रखा है कि भैया आपको अपने बच्चे को टॉप कराना है। क्योंकि पेरेंट्स को भी बड़ा बुरा लगता है कि जब उसके बच्चे का मार्क्स कम आता है और उसके पड़ोसी के बच्चे का बहुत ज़्यादा आता है, तो बच्चे से ज़्यादा स्ट्रेस में तो पेरेंट्स रहते हैं। तो भैया आप बच्चों को सिखाइए कि आपने एक दौड़ लगाई थी, कोई बात नहीं, आप सेकंड पोजीशन पे आए, अब हर कोई तो फर्स्ट पोजीशन पे नहीं आ सकता है ना। वैसे स्पोर्ट्स को भी दीजिए अपनी लाइफ में एक जगह, ताकि आपका मेंटल स्ट्रेस बिल्कुल आउट रहे, आप पढ़ाई के साथ साथ अपने गेम्स पे भी फोकस कर सके। बिल्कुल। डॉक्टर वर्षा, मैं आपके पास आना चाहता हूँ। गार्गी जी ने जैसा कहा है, नागेंद्र जी ने जैसा कहा, आपने दोनों की बात सुनी। आपसे ये जानना चाहता हूँ कि इस तरीके से आप बात करते हैं, समाज में ऐसा एक माहौल बने, समाज के साथ साथ जो हमारे नाते रिश्तेदार हैं, चूँकि आपने पेरेंट्स की बात की डॉक्टर गार्गी ने, तो क्या आपको लगता है कि हमारे परिवार के दबाव के कारण बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं? अरे उनका बच्चा तो 60% लेके आया, अरे तो तुम्हारा बच्चा तो 50% लेके आया। ये दबाव भी कहीं ना कहीं बच्चे को डिप्रेशन की तरफ धकेलता है। डेफिनेटली ये दबाव डिप्रेशन की तरफ ढकेलता है, क्योंकि अगर मैं आपकी तुलना किसी दूसरे व्यक्ति से करूंगी तो आपको बुरा लगेगा ना। तो हम क्या करते हैं कि जब बच्चा हमसे अपने माता पिता, दूसरे के माता पिता की तुलना करते हैं, तो हम बोलते हैं कि नहीं बेटा, हमको किसी से तुलना नहीं करना चाहिए, उनके घर के संस्कार अलग है, हमारे घर के संस्कार अलग है। लेकिन जब बच्चों का समय आता है तो हम बच्चों के साथ उनके करियर की तुलना करने लगते हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि आप किस बच्चे को हैंडल कर रहे हैं। मैं बोल रही हूँ आप जनरेशन जेड को हैंडल कर रहे हैं, और जो आने वाली 2012 के बाद की जनरेशन है वो जनरेशन अल्फा को हैंडल कर रहे हैं। जनरेशन जेड जो हाथ में 4G और 5G लेकर पैदा हुई है, उसके पास इंटरनेट है, उसके पास मोबाइल है, उसके पास गूगल बाबा है, जिसके पास सारी इंफॉर्मेशन है। तो अगर आपके पास इंफॉर्मेशन कम रहेगी तो आपको स्ट्रेस कम होगा। हम बच्चों को सिर्फ दोष नहीं दे सकते, बच्चों को, इस पीढ़ी के बच्चों को, जनरेशन जेड को और मिलेनियल को स्ट्रेस बहुत है, क्योंकि जॉब्स के ऑप्शंस बहुत हो गए हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मार्केट में आ रही है, जॉब आपको रोबोट्स के द्वारा रिप्लेस किए जा रहे हैं। लेकिन हम माता पिता क्या कर रहे हैं और शिक्षक,
हम पुराना 30 साल पुराना चश्मा लगाकर बैठे जी। हैं। तो मैं हमेशा यही बोलती हूँ कि आपको अपने आप को अपडेट करना होगा। एक कंपनी ने, नोकिया ने अपने आप को अपडेट नहीं किया, सैमसंग ने अपडेट कर लिया तो वो मार्केट में जी। है ना। एक कोडेक कैमरा होता था, वो अभी नहीं है, लेकिन अब दूसरा कैमरा मोबाइल में घर घर पे आ गया। जी। तो अगर आपने अपने आप को अपडेट नहीं किया तो आप इन बच्चों को हैंडल नहीं कर पाएंगे। और दूसरी बात है कि आपको बच्चे की मानसिकता को समझना होगी। हम दो हमारे दो के कॉन्सेप्ट ने, या हम दो हमारे के कॉन्सेप्ट ने बच्चों की बहुत ज्यादा हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग कर दी है। हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग मतलब आप बच्चे के आसपास ही माता पिता घूमते रहते हैं। जी। हमारे बच्चों को पसीना नहीं आ रहा है। जो आपने स्पोर्ट्स वाली बात उठाई ना, पीटीआई वाली, जी, बहुत सही बात उठाई। जी। अगर आपको पसीना नहीं आ रहा है तो WHO बता रहा है कि आप डिप्रेशन के शिकार होंगे। जी। मैं वाला है, जी। क्योंकि हमारे बच्चों को एंडोर्फिन रिलीज नहीं हो रहा जी है। हाँ। तो बच्चों की जो आप हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग कर रहे हो, जी। उसकी अपेक्षा बच्चों को स्ट्रांग बनाइए। और जब क्या होता है, जब बच्चा 10th में पेपर देने जाता है ना, पहला बोर्ड होता है, जी। पहले 5वीं 8वीं बोर्ड हुआ करता था, जी। 10th में आता था, और वो उसके जीवन की पहली घटना है जो उसकी वरीयता को डिसाइड कर रही है कि तुम्हारे 10th में कितने मार्क्स आए जी। हैं। तो मैं तो ये बोलती हूँ कि स्कूलों में नवंबर दिसंबर से ही ऐसे करियर टॉक करना जी। चाहिए जिसमें हम बच्चों को मेंटली प्रिपरेशन करें। जी। और आप लोगों को साधुवाद है कि आप लोग जो इस तरह से लोगों के बीच में अवेयरनेस फैला रहे हैं। तो मेरा यही कहना है कि सबसे पहले पेरेंट्स अपने आप को अपडेट करें, जी। दूसरा रिश्तेदारों से और किसी से भी तुलना ना करें। जी। और अगर वो रिश्तेदार तुलना करते भी हैं जी। तो अपने बच्चे को उस चीज को लेना सिखाएं। अभी क्या होता है, हम पीटीएम में जाते हैं ना, तो पहले होता था कि हम शिक्षक के पास जाते थे तो हमारे पेरेंट्स बोलते थे कि दमड़ी हमारी चमड़ी तुम्हारी, जी, जी, जी। मार पड़े धम धम विद्या है छम छम। जी। अभी बच्चों को इन सब चीजों के कारण टीचर्स का भी डर नहीं है। उनको बच्चों को कोई अनुशासन नहीं हो रहा है। जी। और दूसरा, रहा सहा समय सोशल मीडिया ने खत्म कर दिया है। यू हैव टू कम्युनिकेट, यू हैव टू कनेक्ट विथ योर किड्स। अपने बच्चों से बात करिए। और इवन आप समर स्कूल में भी भेज रहे हैं, बच्चे आ रहे हैं समर स्कूल में भी, हम बच्चों पे फर्स्ट सेकंड थर्ड के दबाव डाल रहे हैं। बिल्कुल। एक बच्चे को एक नेचुरल रूप से ब्लॉसम होने दीजिए। और एज ए साइकोलॉजिस्ट मैं बोलूंगी उसकी इंटरेस्ट, पर्सनालिटी और एप्टीट्यूड का आकलन कराइए, उसकी सही करियर प्लानिंग करिए। और अगर करियर प्लानिंग में अगर वो उस करियर में नहीं हो पाता है तो उसको बताइए कि हमेशा एक यू टर्न अवेलेबल है। और अगर आपका बच्चा परेशान है तो उस समय दोनों हाथ फैलाकर, दोनों बाहां फैलाकर उसको अपने पास समेट लीजिए। अगर बच्चे को विश्वास है कि मेरा रिजल्ट खराब हुआ है तो भी मेरे माता पिता ये बताएं कि हम तुम्हारे नंबरों से प्यार नहीं कर रहे हैं, हम तुमसे प्यार करते हैं। तो जिस दिन आपने अपने बच्चे को उससे प्यार करना शुरू कर दिया तो जो उसका मेंटल हेल्थ इंप्रूव होगा, उसकी सेल्फ एस्टीम होगी। और हर स्कूल में मेंटल हेल्थ का करिकुलम होना बहुत जरूरी है, क्योंकि 2020 में ये जो बच्चों ने पेंडेमिक देखा है, हम सब तो घर में अपने अपने काम में बिजी थे, लेकिन बच्चों की मेंटल हेल्थ पे क्या प्रभाव हुआ है ये किसी ने ध्यान नहीं दिया। आज 2020 के बाद से हर एक बच्चे ने अपने किसी दोस्त के यहाँ कोई मृत्यु देखी है, उसने किसी ने घरेलू हिंसा देखी है, किसी ने अपने पिता की जॉब को जाते हुए देखा है। तो ये सब चीजें, इसीलिए जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने हर स्कूल में एक काउंसलर की व्यवस्था की है मनोविज्ञान के बैकग्राउंड के साथ में। तो वो आपको मानसिक स्वास्थ्य सहायता में व्यवस्थित सुधार करने के लिए आपको वो हेल्प करेगा। बिल्कुल बिल्कुल। वर्षा जी बहुत अच्छी बात कर रही थी, हमारे पास समय की कमी है। नागेंद्र जी, चूंकि आपके पास आऊंगा, क्या आपको लगता है जैसा डॉक्टर वर्षा जी ने कहा है, क्या जरूरी है यह कि आज सबको एकजुट होके, और जैसा डॉक्टर वर्षा कह रही हैं या डॉक्टर गार्गी कह रही हैं, इस दिशा में हम सबको आगे बढ़ना चाहिए? निश्चित तौर से ये देखिए, आपने जो कार्यक्रम के प्रारंभ में डाटा प्रस्तुत किया, सुसाइडल डाटा, वो डाटा है जिन्होंने भौतिक रूप से अपना शरीर खत्म कर दिया। एक जो आज जिस तरह से जो एजुकेशन सिस्टम में दबाव है, उस दबाव के कारण जो मेंटल बच्चों के प्रभाव पड़ रहा है, जिसके कारण वो कितने परेशान रहते हैं और किस तरह से वो जीवन जी रहे हैं, इस ओर भी, इस तरफ भी सरकार को और समाज को ध्यान देना पड़ेगा। और ये जिस तरह से एजुकेशन पॉलिसी में, जैसे अभी वर्षा जी कह रही थी एक मेंटल हेल्थ के बारे में, तो अभी ये सारी चीजें हैं।
जी। पर स्कूल प्रशासक को सरकारी स्कूलों में इन सारी चीजों पे ध्यान देना पड़ेगा। मेंटल हेल्थ क्या होता है, जी। आज से कुछ वर्ष पहले तो लोगों को पता ही नहीं नहीं पता था। था, अगर बिल्कुल। टीचरों से बात करें तो उससे जी। कोई मतलब नहीं है, जो जी। सिर्फ उस सब्जेक्ट में आगे पढ़ाई करते थे बस जी। उन्हीं को पता था। जी। तो हमारे समाज में अभी भी काउंसलिंग का एक प्रकार से मतलब चलन नहीं है। कोई चलन, काउंसलर बिल्कुल। के पास एकदम जी। बहुत ज्यादा समस्या होने के पास उसी समय या आदमी कोई सोचता बता है, दिया बिल्कुल। या कुछ जी। ऐसा देख लिए। जी। दूसरा एक बड़ी बात मुझे जो समझ में आई, मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। जी। आज हर कोई मोबाइल के थ्रू काउंसलिंग कराना चाहता है। जी हाँ। जब तक आप आंखों से आंखें मिला के काउंसलर से बात नहीं यस, करेंगे, यस, यस। मैं नहीं समझता कि एक अच्छा काउंसलर आपके लिए कोई रिजल्ट दे पाएगा। बिल्कुल, तो बिल्कुल। जो हम बहुत सारी चीजों को अगर बचाना है तो हमें मेंटल हेल्थ के रूप में काम करने के लिए काम करने वालों को भी प्रोत्साहित करना पड़ेगा जी। कि जो अपना शरीर तो छोड़ दिए नहीं हाँ। जी पाए, हाँ। लेकिन जो जिंदा हैं हाँ। उनके दिमाग बारे में में भी क्या चल सोचना रहा है, किस बहुत, तरह से चल रहा है, बिल्कुल। इसके लिए बच्चों को पेरेंट्स के साथ बैठना पड़ेगा। जी। पेरेंट्स को भी समय निकालना पड़ेगा। आप जी। अपने किस तरह से परिवार के रहते हैं, दिन में कम से कम एक बार क्या अपने बच्चों के बच्ची को गले लगाते हैं? जी। अगर लगाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं जी। लगाते तो लगाना शुरू कर दीजिए। जी, जी, जी। आप उनको अपने करीब रखिए। आप पेरेंट्स से अच्छा काउंसलर, पेरेंट्स से अच्छा मोटिवेटर और कोई नहीं पेरेंट्स हो से सकता। अच्छा स्टोरी टेलर कहीं दूसरा नहीं हो सकता। बिल्कुल। लेकिन सब चीज, जैसे अभी वर्षा जी कह रही थी कि समर क्लास, जी। समर क्लास का मैं व्यक्तिगत रूप से सख्त विरोधी हूँ। जी। ये समय है दादी नानी अपने रिश्तेदारों के भी, हम उसमें भी समय टेंशन दे देते हैं। बिल्कुल। देखिए कुछ चीजें जी। जो हमारे परिवार का हिस्सा हुआ करती थी जी, उसको जी, हमें जी। फिर से लाना पड़ेगा। बिल्कुल और नागेंद्र जी, जब समय तक की वो कमी है। छोटे जी। परिवार का जी, चलन जी। रहेगा। नागेंद्र जी, समय की कमी है, मुझे चूंकि बाइंड अप करना पड़ेगा। डॉक्टर गार्गी, जैसा अभी नागेंद्र जी ने कहा और वर्षा जी ने जैसा कहा, आपको लगता है बहुत कम समय में कि यह बहुत जरूरी है? हम बच्चे को अपना तो दे ही नहीं पा रहे हैं, हम उसको प्रतिस्पर्धा में इतना आगे भेज दिया है हमने कि हमारे पास समय नहीं उससे बात करने का। सर ऐसा है, ऐसा हो रहा है, प्रेजेंट में चल रहा है कि हम अपने बच्चों को उतना वो टाइम नहीं दे पाते। जिस दिन हम अपने बच्चों को वो टाइम देना शुरू कर देंगे ना, तो हमको किसी साइकोलॉजिस्ट या काउंसलर की नीड नहीं होगी। क्योंकि वाकई में नागेंद्र जी ने एक बात की कि माता पिता से अच्छा कोई काउंसलर नहीं हो सकता, कोई साइकोलॉजिस्ट नहीं हो सकता, कोई स्टोरी टेलर नहीं हो सकता। तो मैं सभी दर्शकों से अनुरोध करूँगी कि अगर आप अपने बच्चों को आज से ही गले लगाना शुरू कर दीजिए, उसके साथ वो बातें शेयर करनी शुरू कर दीजिए, तो शायद आपका बच्चा स्ट्रेस से बाहर आ जाएगा और आपको बहुत ज़्यादा किसी की ज़रूरत नहीं होगी। बिल्कुल। वो हम दर्शकों से ये अपील भी करना चाहेंगे कि जैसा डॉक्टर वर्षा ने, नागेंद्र दुबे जी ने, डॉक्टर गार्गी ने जैसा कहा है, अगर हम घर से ही ध्यान देना शुरू कर दें, यदि हम बच्चों को समय देना शुरू कर दें, तो बच्चों की बातें सामने आएंगी। आज नहीं तो कल हम एक साथ अगर डाइनिंग टेबल पर बैठ कर खाना खा रहे होंगे तो बच्चा बताएगा, बच्चे को पढ़ना सीखेंगे, लेकिन हम समय नहीं दे पाते हैं। और यही शायद सबसे बड़ी वजह हो सकती है। प्रतिस्पर्धाएं हैं, लेकिन उस प्रतिस्पर्धा में जैसा डॉक्टर वर्षा ने कहा है, ए से लेके जेड तक ऑप्शंस है आपके पास। आपको उन ऑप्शंस के बारे में विचार करना पड़ेगा, हमेशा ऑप्शंस रखना पड़ेंगे। और आत्महत्या करना सॉल्यूशन नहीं है, जिंदगी जीने का नाम है। और जिंदगी जी सकते हैं हम अपने परिवार के लिए, क्योंकि लाइफ में एक बार जीवन मिलता है, और अगर वो जीवन मिला है तो उसको बेहतर करने की कोशिश करें ना। और मुझे तो बहुत सारे इतिहास में मैंने ऐसे पढ़ा है कि 26-26, 30-30 बार हारने के बाद जीत मिलती है, और जीत आपका इंतजार कर रही है। अगर आप जीत को गले लगाना चाहते हैं तो संघर्ष करना सीखिए। हमारे साथ इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए डॉक्टर गार्गी पांडे जी और हमारे साथ डॉक्टर वर्षा वांडरेकर जी और नागेंद्र दुबे जी जुड़े। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। हमें सिर्फ एक अपील करना है, और हम अपने दर्शकों से अपील करना चाहते हैं कि आप अपने पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स की भूमिका निभाइए। आप व्यस्त हैं, बहुत प्रतिस्पर्धा है, लेकिन अपने बच्चों को भी समय दीजिए। और बच्चों को जैसा अभी कहा गया कि नाना नानी, दादा दादी, इनके साथ बैठना शुरू कीजिए। पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, लेकिन सामाजिक सरोकार भी ज़रूरी है, संस्कार भी ज़रूरी है। वो अगर देंगे हम, तो कोई भी बच्चा सुसाइड नहीं कर पाएगा। बने रहिए एशियन न्यूज़ पर। खबरों का सिलसिला जारी है। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।